आज हम लोग देखेंगे झारखंड का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 सितंबर 2024 को, उसका डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सिर्फ हम लोग यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं 51 नंबर पे। पहले यहाँ क्या कहता है कि मुर्मू अपने घर से स्टेशन तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलती है। चलिए यहाँ देखिए, ये एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक उसको जाना है। घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। फिर वे एक ट्रेन में सवार हुए जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सबसे पहले मुर्मू क्या की, घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, मान लेते हैं कि उसका घर यहाँ पे है और स्टेशन यहाँ पे है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो घर से स्टेशन के लिए चली, पहला 6 किलोमीटर क्या चली, वो पहला 6 किलोमीटर वो पैदल चली। ठीक है, पहला 6 किलोमीटर वो पैदल चली। उसके बाद वो क्या करती है, ट्रेन में सवार हो जाती है। यहाँ पे वो ट्रेन में सवार हो गई। 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ट्रेन में सवार हो गई जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का जो गति है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। और इस प्रकार वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये स्टेशन तक पहुँच गई। सबसे पहले घर से चली पैदल 6 किलोमीटर तक, उसके बाद वहाँ ट्रेन में सवार हुई और 60 के स्पीड से स्टेशन पहुँच गई। फिर क्या कहता है, इस तरह उन्होंने कुल 3 घंटे का समय लिया। टोटल टाइम कितना ले रही है वो, 3 घंटे का समय ले रही है यहाँ से यहाँ तक, घर से स्टेशन तक पहुँचने में। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो अगर पूरा जो औसत चाल है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल दूरी अगर हमको पूछे तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 32 या 96 किलोमीटर। क्या करेक्ट, 3 घंटा में 32 की स्पीड से वो घर से स्टेशन पहुंच गई, मतलब 96 किलोमीटर टोटल दूरी तय की, 32 या 96। तो यहाँ देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर यहाँ तय करी, घर से कुछ दूरी तक 6 किलोमीटर, तो बाकी दूरी 90 किलोमीटर हो गया। क्योंकि टोटल दूरी 96 है, इसमें 6 घटा लिए, मतलब ट्रेन से वो कितना दूरी चली, 90 किलोमीटर चली। ठीक है, तो ट्रेन से दूरी तय करने में कितना समय लगा उसको, ट्रेन द्वारा समय उसको कितना लगा, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी 90 किलोमीटर और चाल उसका 60 है, मतलब 3/2 घंटा। यानी यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम लगा कितना, 1.5 घंटा। तो यहाँ टाइम कितना लगा होगा, 1.5 घंटा ही लगा होगा, तभी तो टोटल 3 घंटा हुआ होगा। ठीक है, अब 1.5 घंटा को वो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय की, 6 किलोमीटर दूरी तय की। 1.5 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय हुआ, 6 किलोमीटर, जो कि शुरू में वो 6 किलोमीटर ही चली थी। तो वही वो पूछ रहा है कि पैदल चलने की औसत गति क्या थी। तो पैदल चली 6 किलोमीटर 1.5 घंटा में, तो गति क्या हो जाएगा, पैदल की गति जो है वो क्या हो जाएगा, गति मतलब चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपका 6 किलोमीटर, समय आपका 1.5। दशमलव हटाएंगे, 0 ऊपर जाएगा, 15×4 = 60, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसका पैदल का गति है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कहता है कि एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 268 है। वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, टोटल पृष्ठ होता है क्या, 2πr × r+h, और इसका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 268। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का योग दिया हुआ है 268। इसके आधार की त्रिज्या 7 है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। अगर हम ऊंचाई निकाल लेंगे तो आयतन भी निकल जाएगा। ठीक है, ऊंचाई निकालना मेरा मेन काम है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लिए, यहाँ h हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, r+h हो गया, इक्वल टू 268। अच्छा, अब देखिए, ये देखिए 2 × 22/7, पाई का मान, r का मान कितना है, 7 है। h और h क्या हो जाएगा, 2h + r का मान कितना है, 7 है, बराबर 268। ठीक है, अब पहले हम काटते हैं इसको 2 से,
1034 हो जाएगा ये। 7 से 60 गया, 22 से काटते हैं, 22 चौ 88, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 नंबर 99, 99, 4 4 11 चौ 44, फिर 2 से काटेंगे 47। 2h + 7 = 47, तो h = कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब h का मान आपका कितना आ गया 20 आ गया, और r का मान कितना है 7 है। यहाँ पे देखिए r का मान 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, r का मान 7 है। तो आपका आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है πr² h। ठीक है, r अगर 7 है तो πr² का वैल्यू 154 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा r रख के यहाँ पे, लेकिन ध्यान में भी रखना है कि अगर r का वैल्यू 7 है तो परिधि आपका 44 और क्षेत्रफल आपका 154 होता है। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो 154 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। 4 दूना 8, 5 दूना 30, 380। चलिए नेक्स्ट आपका है कि x = दिया हुआ है, x का मान क्या दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा, और y का मान क्या दिया है, सॉरी sec + tan है, और y का मान है sec - tan। आपको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता है पहले से फॉर्मूला। अगर इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो sec + tan sec - tan क्या हो जाएगा, sec + tan sec - tan क्या हो जाएगा a + b, ये a + b है, ये माइनस b है, गुना करने पर क्या हो जाएगा a² - b²। a + b × a - b क्या होता है a² - b², इधर हो जाएगा xy, यानी xy का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, sec² - tan² 1। तो रिलेशन क्या आ गया xy = 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 54, इसमें क्या है 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, एक वृत्त 36 सेंटीमीटर का, एक और वृत्त 36 सेंटीमीटर का। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त है, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। दो आपका सर्किल है, ठीक है, वो इस तरह से एक दूसरे को कट कर रहा है कि प्रत्येक वृत्त जो है एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर से होकर गुजर रहा है। ठीक है, चलिए दो वृत्त यहाँ ड्रॉ करते हैं, दो वृत्त यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सॉरी दोनों वृत्त का ये समान ही है। एक सेकेंड, हाँ सही है, एक सेकेंड काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। चलिए दो वृत्त ड्रॉ करते हैं। एक वृत्त आपका ये रहा और एक वृत्त आपका ये रहा। दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर कहता है प्रत्येक तो उभयनिष्ठ वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। उभयनिष्ठ जीवा कौन सा है, ये वाला है उभयनिष्ठ। अगर दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है तो उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होगा वो √3r के बराबर होता है। ठीक है, √3r, तो √3 और r का वैल्यू देखिए यहाँ दिया है कि दोनों का त्रिज्या कितना है 36 है, यानी 36√3 हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा 36√3। यदि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होता है √3r होता है। चलिए ये तो हुआ आपका ट्रिक, लेकिन अगर किसी को डिटेल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कहता है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, पहला वृत्त का भी त्रिज्या कितना है 36 है और दूसरा वृत्त का भी त्रिज्या कितना है 36 है।
सॉरी दूसरा वृत्त का भी त्रिज्या आपका 36 है। ये रहा दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होके पास कर रहा है। पहला वृत्त का सेंटर ये, दूसरा वृत्त का सेंटर ये, दोनों वृत्त एक दूसरे से सेंटर से होके पास कर रहा है। तो आप देखिए पहला वृत्त का जो त्रिज्या है ये 36 है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या वो भी क्या है 36 ये। अब देखिए ये भी तो त्रिज्या ही है, केंद्र को अगर परिधि से मिला देंगे तो त्रिज्या ही होगा, ये भी कितना हो जाएगा 36। तो एक ऐसा त्रिभुज हो गया, ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाला जाए तो जीवा क्या होता है बराबर बराबर भाग में पड़ जाता है। मतलब अगर ऊपर वाला लंबाई ओ और डी का लंबाई निकाल दिए तो डी और ई का लंबाई भी सेम हो जाएगा, ओ डी बराबर डी हो जाएगा। तो ओ डी क्या है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, इस त्रिभुज का ऊंचाई है। तो ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुना भुजा, और भुजा कितना है 36 है समबाहु त्रिभुज का। ये हो गया इसका, ये ओ डी का लंबाई हो गया। अगर पूरा का लंबाई निकालना है तो बस 2 से गुना कर देंगे, चूँकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। कैसे बराबर है, केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा क्या होता है 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, बस ये कट जाएगा 36√3। अब ध्यान भी रख सकते हैं कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होके पास करें तो वनिक जीवा की लंबाई क्या होगा √3r। अगर r दिया रहेगा 36 तो 36√3, 35 रहेगा तो 35√3, 18 रहेगा तो 18√3। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 55 करा ABC, क्वेश्चन आपका है ABC ने क्रमशः 20,000 25,000 और 10,000 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। A B C, A कितना लगा रहा है 10,000, B कितना लगा रहा है 20,000 और C कितना लगा रहा है 25,000। हम सबसे पहले क्या किए, तीनों से 3 जीरो हटा, 2 जीरो हटा, 3 जीरो हटा दिए, ठीक है। एक 10, सॉरी गलत लगता लिखा गया कुछ यहाँ पे। A 20,000 निवेश कर रहा है, B 25,000 कर रहा है और C 10,000 निवेश कर रहा है। प्रारंभिक निवेश है ये। शुरुआत से 5 महीने के बाद A ने 4,000 रुपये और निवेश किए। 5 महीने के बाद मतलब 5 महीने तक यही पैसा लगा रहा, फिर प्लस 4,000 और जोड़ दिया, मतलब 20 था पहले, अब 4 जोड़े तो कितना हो गया 24 हो गया इसका। अब ये कितना महीने तक लगा रहेगा, वर्ष के अंत का बात कर रहा है, यानी 5 यहाँ है तो 7 यहाँ हो जाएगा, 7 5 12। बी अब आगे देखते हैं। शुरुआत से 6 महीने बाद C ने 8,000 रुपये और निवेश किए। C का बात डायरेक्ट कर दिया, ए के बाद डायरेक्ट C का बात हो रहा है। ये 8 महीने बाद, शुरुआत से 6 महीने बाद, सॉरी ये 6 महीने बाद तो 6 महीने तक यही पैसा लगा रहा। 6 महीने के बाद इसने क्या किया 8,000 रुपये और जोड़ दिया, मतलब 10 पहले था, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ये भी कितना तक लगा रहेगा 6 महीने तक, क्योंकि टोटल 12 महीने का बात हो रहा है। आगे लिखा हुआ है वर्ष के अंत में x का लाभ हुआ उसको। अब B का बात देखते हैं। शुरुआत से 4 महीने के बाद B ने 8,000 रुपये निकाले, यानी 4,000 तो यही पैसा लगा रहा 25 ही, फिर 8,000 निकाल लिया, यानी 25 में से 8 घटाएगा तो कितना आएगा 17। 3 जीरो हम सबसे पहले ही हटा चुके हैं। उसके बाद इसका पैसा 4 महीने तक इधर, तो ये 8 महीने तक लगा रहा होगा। अब यहाँ से A का कुल निवेश कितना हो गया 20 25 100, 24 7 168, यानी 268, 25 100, 18 7 136, 8 56 136, यानी होगा 236, 60 और ये 108, 60 108 कितना आएगा 168। अब चलिए 4 से कट रहा है डाटा, 4 6 का 24, 2 8 4 7 28, 4 5 20, 4 9 36, 4 4 16, 4 2 8, यानी इसके निवेश का रेशियो कितना हो गया 67 59। ये लाभ का रेशियो है, चूँकि आप क्या किए हैं, अगर पूंजी में टाइम से गुना करते हैं तो लाभ का रेशियो आता है, यानी यही आपका क्या है तीनों के लाभ का रेशियो है 67 59 और 42। वही पूछ रहा है वह किस अनुपात में लाभ साझा करेंगे। जैसे ही आप यहाँ देखिए टाइम को, निवेश को अगर आप टाइम से गुना करते हैं, निवेश आपका जो भी है उसमें टाइम से गुना करते हैं तो वो क्या आता है लाभ का रेशियो आता है। तो ये लाभ का रेशियो आपका निकल गया। 56 5 sin स्क्वायर 60, ये तो जोड़ने वाला केवल है। 5 sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। 7 sin स्क्वायर 45 है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1/√2 ही इसका मान भी होता है, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 15/4 7/2 8/2 एलसीएम लेंगे 4 15 2 दूना 4 7 दूना 14 2 दूना 4 8 दूना 16 16 14 30 30 45 ये हो जाएगा आपका 45/4 ये आंसर है। बस आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, साइन 60 का मान रखना है, साइन 45 का मान रखना है, कॉस 45 का मान रखना है, वैल्यू याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल आपका है 57। कहता है 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर रांची और गिरिडीह स्टेशन से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 और 40 की गति से साथ चलना शुरू करती है। यहाँ देखिए 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर, ये सेम ट्रैक है, रांची से गिरिडीह, और ये रांची है और ये गिरिडीह है, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। मान लेते हैं एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, मतलब ट्रेन ए क्या कर रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ट्रेन बी से ए की तरफ आ रहा है, यानी रांची से गिरिडीह की तरफ जा रहा है, गिरिडीह से रांची की तरफ आ रहा है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 560 है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 560। ट्रेन के साथ साथ एक गोरैया एक ट्रेन के शीर्ष पर बैठकर दूसरी ट्रेन की ओर जाती है। चलिए, ट्रेन के साथ साथ एक गोरैया एक ट्रेन के शीर्ष पर बैठकर दूसरी ट्रेन की ओर जाती है, ठीक है। यानी अगर इधर बैठा होगा तो इधर जा रहा होगा और इधर बैठा होगा तो इधर आ रहा होगा। जिधर भी अगर इधर इस ट्रेन के साइड में बैठा होगा तो इधर जा रहा होगा बी की तरफ, यानी गिरिडीह की तरफ। अगर गिरिडीह के साइड में बैठा होगा तो रांची की तरफ आ रहा होगा गोरैया। गोरैया का बात हो रहा है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन तक पहुंचने पर अपनी दिशा बदल लेती है। चलिए, हम मान लेते हैं कि किसी एक साइड से वो जा रहा है, हमको नहीं पता है किस साइड से जा रहा है, हम मान लेते हैं कि चलो इधर से ही जा रहा है, वो एक की साइड से वो बी की साइड की तरफ जा रहा है, या रांची से गिरिडीह की तरफ जा रहा है, ऐसा बोलिए, ठीक है। अब जैसे ट्रेन इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर, कहीं न कहीं तो मिलेगा, कहीं न कहीं तो ट्रेन मिलेगा। तो जैसे ही मिलता है, दूसरी ट्रेन तक पहुंचने पर अपनी दिशा बदल लेते। जैसे ही दूसरा ट्रेन के पास पहुंचा ये गोरैया, दिशा अपना बदल लिया। ऐसे जा रहा था, तुरंत सटाक से अपना दिशा ऐसे चेंज कर लिया, और इस तरह वह क्रम जारी रखती है। यदि गोरैया की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन के बीच कुचले जाने से पहले गोरैया कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए कि ट्रेन कितना देर में मिलेगा, मिलने में कितना समय लगेगा ट्रेन को। एक ट्रेन चल रहा है 30 के स्पीड से और एक ट्रेन चल रहा है 40 के स्पीड से, तो मिलने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस टोटल 560 किलोमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो चाल जुड़ जाता है, मतलब 8 घंटा में ट्रेन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 8 घंटा में अगर ट्रेन मिल रहा है, मतलब कि 8 घंटा ये चला होगा गोरैया, और जैसे ही अपना पोजीशन उल्टा किया होगा, ट्रेन इसको कुचल दिया होगा, मतलब 8 घंटा में कुचला गया होगा। तो टोटल दूरी कितना तय कर लिया गोरैया, 80 के स्पीड से चल रहा है, 8 घंटा में कितना दूरी तय हो जाएगा इसका, 8 के 64 640 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, उसके बाद इसका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 मैन प्लस 5 वुमेन, ये मिल के काम कितने में कर रही है, 3 दिन में कर रही है। फिर कहता है उसी काम पर 3 महिलाएं 2 पुरुषों की तुलना में 5 दिन अधिक लेती है। इस काम तो यही है, इस पर 3 महिला अगर काम करेगी तो कितने में काम पूरा हो जाएगा, बटा 3 वुमेन। ये टोटल काम आपका है। इस काम को अगर 3 औरत करेगी तो कितने में काम खत्म होगा, 3 औरत से भाग दे देंगे। अगर ये काम मान लेते हैं होता 100 और 3 औरत एक दिन में काम करती 10, तो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाता। फिलहाल काम है ये आपका, और 3 औरत इस पर लगी हुई है, तो काम इतने में ख़त्म हो जाएगा, इतना बड़ा इतना। फिर कहता है 2 पुरुष, उसी काम पर 3 महिलाएं, फिर 2 पुरुषों की तुलना में 5 दिन अधिक लेती है। अब इसी काम को अगर पुरुष करेगा तो 3 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 3 आदमी 5 औरत के 3 दिन का काम है। अगर इसको 2 पुरुष करेगा तो कितने में ख़त्म होगा, बटा 2 मैन, काम इतने में ख़त्म हो जाएगा। अब कहता औरत जो है आदमी से 5 दिन ज़्यादा ले रही है, यानी दोनों का अंतर कितने दिन का है, 5 दिन का है। यही आपका सवाल है। 3 आदमी 5 औरत 3 दिन में काम कर रहा है,
इसी काम को अगर 3 औरत करेगी तो इतना दिन में कर देगी, इसी काम को अगर 2 आदमी करेगा तो इतना दिन में कर देगा। दोनों में जो अंतर है वो 5 दिन का है, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है आपका, पुरुष की दक्षता और महिला की दक्षता का अनुपात पूछ रहा है, महिला और पुरुष की दक्षता का रेशियो पूछ रहा है। हम जो सॉल्व करेंगे वो दक्षता का ही रेशियो आता है। तो हम ऑप्शंस लेके चलते हैं, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन 2-1 है, 2-1 लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे हम रख दें 3 m की जगह पर 2 रखें, 3 दूना 6 और w की जगह पर 1 रखें, 2-1 लेके चल रहे हैं, तो 6 5 11 11 33, ये हो जाएगा आपका 33। अच्छा यहाँ पे देखिए पहले ये 3 से ये 3 आप काट सकते हैं, सोल्यूशन और आसान हो जाएगा। 6 5 11, अब वोमेन 1 है 11 दिन में काम करेगी, इधर 6 5 11 तो होंगे, ये 11 33, अब बटा 2m है, 2 दूना 4, घटा के 5 तो नहीं आ पाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, 3 और 2 का रेशियो है, 3 और 2 का रेशियो है, तो 3 3 9 और 2, 5 दूना 10, 19, ये तो कटा हुआ है 3, तो 19 बटा w का मान 2 है। इधर क्या है, 3 3 9, 5 दूना 10, 15, सॉरी 9 + 10 19, 19 3 57, 57 बटा 2m, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 19 3 57, ये भी 19 बटा 2 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, 5:2, 5:2, तो m की जगह पर 5 रखते हैं, 5 3 15 प्लस w की जगह पर 2 रखते हैं, 5 दूना 10, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल 25 बटा w है, w की जगह पर 2 है, w की जगह पर 2 है। इधर देखिए ये तो आपका 25 है ही, 25 3 75 हो जाएगा, और 75 2m, 5 दूना 2 × m, 15 5 75, 25 - 15 10 बटा 2, यानी 5 हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है आपका, 5:2 से क्या हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन अगर आपका टफ होने लगे तो कोशिश करिए कि ऑप्शन से ही वैल्यू रख दीजिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हो सकता है पहला ऑप्शन में मिल जाता तो ज़्यादा ईजी हो जाता, ये थोड़ा दूर में मिला थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन सॉल्यूशन करना इससे भी ज़्यादा टफ है इसका। फिर कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। 100 लीटर टोटल मिश्रण है आपका, इसमें दूध और पानी 2 और 3 के रेशियो में है। 2 3 के रेशियो मतलब क्या है, ये 40 लीटर हो जाएगा मिल्क, और ये वाटर कितना हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है, इतना आप कर लिए, 2 3 का रेशियो यानी 40 और 60 हो जाएगा। फिर कहता है इस मिश्रण के 10 लीटर को निकाल कर दूध से बदल दिया जाता है। 10 लीटर आप निकाले, दूध से बदल दिए। 100 लीटर में से आप 10 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब आपको कितना % निकाल रहे हैं आप, 10% निकाल रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। 100 लीटर में 20 लीटर निकालते हैं, मतलब 20% निकालते हैं आप। तो हर बार आप 10% निकालेंगे तो 10% दूध भी निकलेगा और 10% पानी भी निकलेगा। अगर 20% हर बार आप निकालेंगे तो 20% दूध निकलेगा, 20% पानी निकलेगा। ठीक है, जितना प्रतिशत आप निकालेंगे उतना ही % हर बार दूध और उतना ही % हर बार पानी भी निकल जाएगा। यानी चलिए, तो पहला बार आप जैसे ही 10% निकाले होंगे तो 40 लीटर दूध था, तो 40 लीटर दूध में 10% आपका निकल गया, मतलब 4 लीटर ये माइनस हो गया, और यहाँ से ये 6 लीटर माइनस हुआ होगा, 10% मतलब ये 6 माइनस हुआ होगा, तो 6 4 10 टोटल हो गया। ठीक है, फिलहाल हमको दूध का काम है, तो यहाँ से आ गया क्या, दूध आपका आ गया 36 लीटर। फिर क्या किया, 10% तो दूध, 10% तो टोटल आइटम निकाले, तो 10% आइटम निकालने से 10% दूध भी निकल गया, तो 10 दूध हो गया 36 लीटर। फिर बाद में क्या किए, दूध से बदल दिए, मतलब दूध आप 10 लीटर जोड़ दिए। 10 लीटर दूध जोड़ने के बाद कितना हो गया, 46 लीटर हो गया। अगला बार क्या किया, फिर से 10% निकाले, क्योंकि इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, तो फिर से 10% निकालेंगे। तो इस बार 46 लीटर दूध है, तो 10% मतलब कि 4.6 लीटर दूध निकल जाएगा। तब 4.6 जब इसमें से माइनस कर दीजिएगा आप 4.6 को, तो कितना बच जाएगा, ये 10 में से 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, 41.4 बच जाएगा ये। और फिर इसमें क्या करेंगे आप, 10 लीटर जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51.4। अब दूध 51.4 हो गया, फिर से आप 10% निकाल दिए, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 5.14। अब 10% निकाल रहे हैं तो हर बार दूध भी 10% निकल जा रहा है और पानी भी 10% निकल जा रहा है। ठीक है, तो दूध आपका कितना हो गया
51.4 माइनस इतना, तो इतना माइनस अगर कर देंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, माइनस करके देखते हैं। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया तो 2, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6 और 4। अब फिर अब जब 10 लीटर निकाले हैं तो 10 जोड़ देंगे, तो जल्द से जोड़ेंगे कितना आएगा 56.26, यानी टोटल आपका लास्ट में दूध कितना बच गया 56.26%। ये परसेंट क्यों आया, चूँकि टोटल मिक्सचर 100 है तो 56.2 लीटर दूध हो गया कितना में 100 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, इसलिए परसेंटेज में भी उतना ही आ गया। दूध का परसेंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत। फिर से बता रहे हैं, टोटल आपका दूध कितना था 40 लीटर। आप जब जब 10% मिश्रण निकालेंगे तब तब 10% दूध भी निकलेगा। तो पहला बार 40 लीटर था, 10% निकलने का तो 4 लीटर निकल गया तो 36 बचा। फिर 10% मिक्सर निकाले, फिर 10 लीटर दूध डाल दिए तो 10 लीटर दूध मतलब 40 लीटर हो गया। फिर 10% निकाले मिक्सर, तो जैसे ही 10% मिक्सर निकालेंगे दूध भी 10% निकल जाएगा। तो अभी फिलहाल 40 लीटर दूध है तो 4.6 निकल जाएगा, चूँकि इसका 10% यही होता है, तो 41.4 बचा। फिर 10 अब जोड़ देंगे, चूँकि आप निकाल रहे हैं मिश्रण लेकिन जोड़ रहे हैं पूरा दूध, तो 10 लीटर दूध जोड़ देंगे तो 51.4 हो गया। फिर 10% निकालेंगे तो 10% दूध भी निकल जाएगा, अभी दूध आपका 51.4 है तो 5.4 दूध निकल जाएगा, बाकी दूध इतना बच जाएगा। फिर 10 लीटर अब दूध जोड़ देंगे। हर बार मिश्रण निकाल रहे हैं लेकिन जोड़ केवल दूध रहे हैं, तो फिर लास्ट में 10 लीटर दूध जोड़ेंगे तो दूध कितना हो जाएगा 56.26। ये दूध इतना लीटर में आया, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 56.26। टोटल मिक्सचर आपके पास 100% है तो 100 का 56.26 अगर 100 पे निकालेंगे तो परसेंटेज भी यही रह जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यहाँ दिया है कितना 36√3, √3 से √3 कट जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 4 अंडर रूट 6 दूना 12 आ जाएगा। ये 36 से 6, 4 से 2, यानी भुजा कितना आ गया 12 आ गया। परिवृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है a/√3 होता है। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या a/√3 होता है। a का मान 12 है, 12/√3 यानी क्या आ जाएगा 4√3, ये परिवृत्त का त्रिज्या है। अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर पूछेगा तो a/2√3 होता है, a/2√3 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4√3। चलिए 61 कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसमें कह रहा है आपको कि ABC 90 डिग्री है। ABC समकोण त्रिभुज है, ABC 90 डिग्री है। BD जो है भुजा AC पर लंब है। ये BD जो है AC भुजा पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो BD का मान क्या होगा, देखो BD स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू DC। ये AD यहाँ से यहाँ तक और DC यहाँ से यहाँ तक, AD इंटू DC। तो आंसर आपका AD इंटू DC कब हो जाता, जब BD स्क्वायर का मान पूछता तब। फिलहाल BD का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा √AD इंटू DC हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ही गलत, ऑप्शन ही गलत है सारा। यहाँ पे BD स्क्वायर का मान पूछना चाहिए था, तब आपका ये आंसर आएगा। इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसका फिलहाल कोई आंसर करेक्ट नहीं है, सारा आंसर इसका गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। सिक्सटी 62 नंबर सवाल आपका क्या है, कहता है एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य आपका 100x है, तो आप इसको कितना में बेच दीजिएगा 75x में, चूँकि 25% लॉस पर बेच रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसका लागत मूल्य दोगुना कर दिया जाए, लागत मूल्य 100 है, मतलब आप कितना कर दिए 200x कर दिए, दोगुना कर दिए, और विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। विक्रय मूल्य का 75 है, मतलब 75 प्लस 660 कर दिए, 660 इसमें बढ़ा दिए, तो 20% लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य आपका ये है, 20% लाभ हो रहा है, नहीं 20% लाभ का मतलब क्या है 120% विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य ये है 20% लाभ, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120%, और विक्रय मूल्य को बराबर कर देते हैं 200x। 120% का मतलब क्या है 6/5, 40 × 200,
240 एक्स, इधर हो जाएगा क्या 75 एक्स प्लस 660, 10 में से 5 गया 5, 13 में 7 गया 6, 165 एक्स हो जाएगा बराबर 660। ये 4 और पूरा पूरा कट जाएगा, 520, 1664, 266, यानी एक्स का मान आ गया 4। आपसे पूछ रहा है वस्तु का मूल लागत मूल्य। मूल लागत मूल्य को आप 100 एक्स माने हैं, तो 100 एक्स का मान कितना हो जाएगा 400, एक्स का मान 4, तो 100 एक्स का मान 400। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, एक कक्षा के 7 छात्रों का औसत आयु 28 है। टोटल 7 छात्र, औसत आयु 28, 8 7 56, 7 दूना 14, 5 19, 196 आपका कुल उम्र हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, पहले 3 छात्रों की औसत आयु 30 साल है। पहला 3 का औसत 30 है, तो कुल कितना हो जाएगा 90। ये 7 का इधर बाइफरकेट कर दिए, अब सेपरेट 3 का हो गया 90। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। 4th 5th, चौथा का आयु 5वां से 4 साल कम है, मतलब इसका अगर x साल होगा तो हो जाएगा x-4। ये 3 छात्र का 90, चौथा का x-4, 5वां का x। 5वां का x माने चौथा हो जाएगा x-4। चौथे छात्र की आयु 5वें से 4 वर्ष कम है, 5वां को x माने तो चौथा क्या हो जाएगा 4 साल कम है, x-4। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है। अंतिम का मतलब कौन, 6th और 7th, 3 यहाँ था, चौथा 5वां 6ठा 7वां। तो पता है अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, यानी इसका दोनों बराबर है 6ठा 7वां का। पहले 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है, और पहले 3 छात्रों का औसत आयु था, पहला 3 छात्र का औसत तो 30 था, तो 5 अधिक है, मतलब इसका 35 है, इसका 35 है, दोनों का समान है, दोनों इससे 5 ज़्यादा है। इसके औसत से 5 ज़्यादा है, तो 30 से 5 ज़्यादा मतलब 35 है, और दोनों समान है, दोनों 35 हो गया। अब अगर इन सब को जोड़ लेंगे, इन चारों अगर इन सब को जोड़ लेंगे तो 7 का कुल निकल जाएगा। 3 का ये है, चौथा 5वां 6ठा 7वां सबको जोड़ेंगे तो 196 के बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। अगर सबको सम कर देंगे तो यानी 196 बराबर x यानी 2x, 9 यहाँ पे 70 हो जाएगा, 9 7 16, 160 में से 4 कटाएगा 156, 156, यानी इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 बराबर 2x। x का मान कितना आएगा 20। कोई दिक्कत, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी, चौथे और 5वें छात्र की औसत आयु क्या है। चौथा और 5वां छात्र का औसत आयु पूछ रहा है, तो चौथा का आयु कितना है x-4 है, मतलब कि 16 हो जाएगा। ये चौथा x-4 है मतलब 16, और 5वां क्या है x है मतलब 20। इसका औसत पूछ रहा है, औसत क्या होता है मिडिल नंबर, तो 16 और 20 का मिडिल नंबर कौन सा होगा 18, इसका आंसर 18 आएगा। दिक्कत, ऐसे आप निकालते हैं 16 + 20/2, ऐसे भी कर सकते हैं। कहता है एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये है। 8% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, 8% की दर से 2 वर्ष का CI, 2 ईयर का CI क्या होता है R² 2R होता है इसका फॉर्मूला। 8 का स्क्वायर 64, 8 दूना 16, 16.14, ठीक है। और यहाँ दिया है कितना 6656, ये 2 वर्ष का CI दिया है, यहाँ पे 2 वर्ष का CI कितना आ गया 16.64। 2 वर्ष के CI को 2 वर्ष के CI से कंपेयर कर दिए। पूछ रहा है समान दर से समान समय के लिए, समान दर मतलब दर 8 था तो 8 ही, समान समय मतलब समय पहले कितना साल था 2 साल था ना, 2 साल दिया था तो 2 साल ही। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होता है RT होता है, R है 8, T है 2, यानी कि 16 का वैल्यू पूछ रहा है। जो दिया है उसको उसी से तुलना कर देंगे, जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। निकालना आपका 8% की दर से 2 वर्ष का SI, तो SI होता है RT, ठीक है। दशमलव हटाएंगे 00 यहाँ आ जाएगा। इसे 16 चौ 64 मतलब लगभग 4 बार में कट जाएगा। 4 चौ 16, 6 चौ 24, 1 25, 16, हाँ पूरा कट रहा है। 16 चौ यहाँ हो जाएगा 6400, ये 1600, ये 1600 और ये 1600 गुना 4, 6400 रुपये आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है B, C, D और E के वेतन, B, C, D और E
कि वेतन क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको 300, 400 बना लेते हैं, डबल जीरो लगा देते हैं, तो क्या होगा, आसान होगा सॉल्यूशन करने में। उसके वेतन में 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि हुई। क्रमशः इसके वेतन में 20% वृद्धि होगा। 200 का 20% 40, यानी 40 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसका वेतन में 30% बढ़ा, तो 30% मतलब क्या होगा, 30 या 90, 90 बढ़ेगा तो 390 हो जाएगा। अगला का वेतन 40 बढ़ रहा है, तो 40 में 40 100 160, यानी 560 हो जाएगा। अगला का वेतन 50% बढ़ रहा है, तो 500 का 50% तो 250, इसका वेतन कितना हो जाएगा, 750। अब देखिए ये आपका नया रेशियो आ गया। कह रहा है कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, यहाँ पे डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560 है। 560 को 560 से कंपेयर कर देंगे। बी सी डी ई का मूल वेतन का योग, बी का मूल वेतन 200, सी का 300, डी का 400, ई का 500, तो योग कितना होगा, 5 4 9 3 12 2 14, 1400 से गुना करना है, आंसर कितना आ जाएगा, 1400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 20 है। एक शंकु है आपका, इसका तिरछा ऊंचाई आपका 20 दिया हुआ है। इसके आधार का क्षेत्रफल 616 है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये 616 दिया हुआ है। 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616, 22 दूना 44, 22 गुना 8 176, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7, ये हो जाएगा 28 7 196 होता है, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, 14, त्रिज्या 14 निकल गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, 22/7, आर आ गया 14 और एल आपको ऑलरेडी 20 दिया हुआ है, तो 20, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 और 1 0, 880। नेक्स्ट वाला आपका है सेक ए माइनस कॉस ए किसके बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। केवल सेक ए माइनस कॉस ए, इसको क्या बोल सकते हैं, 1/कॉस, ये कॉस रहने देते हैं, ये कॉस, एलसीएम कॉस हो जाएगा, नीचे में 1 है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। भिन्न का एलसीएम तो आप कर ही लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब बटा में क्या है, कॉस ए, एक साइन बटा कॉस ऐसे लिख देते हैं, साइन बटा कॉस इंटू साइन लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए को साइन इंटू साइन लिख दिए, कॉस तो कॉस ही है। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan, सॉरी साइन स्क्वायर ए को साइन इंटू साइन लिखा ना, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए, tan इंटू साइन ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, tan ए इंटू साइन ए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल आपका है 68, a प्लस बी इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। a प्लस बी का मान आपका दिया हुआ है 6 और a इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, 5। आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला लगा दीजिए, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। a प्लस बी का मान 6 है, 6 का क्यू कितना आएगा, 216, 3 ए बी 5 है इंटू 5 और ए प्लस बी 6 है इंटू 6, 6 पर 30 90, 216 माइनस 90, 6 में 0 हो गया 6, 11 में से 9 गया तो 2 और 1, 126 इसका आंसर हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला लगाना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, कहता है दी गई श्रेणी S1 और S2 के बीच समान पदों का योग क्या है। एक श्रेणी दिया हुआ H1, इसका वैल्यू क्या है, 2 9 16 डॉट कहाँ तक है, 632 तक है। S2 क्या है, 7 11 15 डॉट कहाँ तक है, 743 तक है। S1 और S2 के बीच समान पदों, यानी इन दोनों में कोई तो पद कॉमन होगा, कॉमन, समान का मतलब यहाँ कॉमन से, उसका योग बताना है। तो देखिए अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 2 7 9, ये देखिए कितना गैप हो रहा है, 2 7 7, ये 7 7 गैप है ना, 2 7 9 9 7 16,
16 7 23, 23 7 30, 30 3 33, ऐसे चलेगा ये 4 4 गए पे 7 4 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, ये ऐसे चलेगा। तो समान पद पहला कौन सा आया, पहला कॉमन पद कौन सा आया, 23 आया। मतलब S1 और S2 में जो समान पद आएगा वो पहला आएगा 23, अगला कौन सा आएगा। तो यहाँ देखिए अगला कैसे पता करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, पहला 2 और इसमें पहला जो है उसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 का है, और दूसरा में कॉमन डिफरेंस कितना का है, 4 4 का है। डिफरेंस कितना का है, 4 4 का है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे 7 और 4 का तो क्या हो जाएगा 28, यानी जो तीसरा नया पद बनेगा जिसमें 28 का डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों में कॉमन चाहिए तो अब 28 28 का डिफरेंस लेंगे इन दोनों का एलसीएम के बराबर। तो 23 में 28 जोड़ेंगे कितना का, 8 3 11, 2 2 4 1 5, फिर 28 जोड़ेंगे 8 1 9, 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 1 9 और 5 2 7 79, ये ऐसे जाएगा। अंतिम पद क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इसका अंतिम पद 744 है, इसका अंतिम पद 632 है। तो 632 तो बड़ा हो नहीं पाएगा, अगर दोनों में कॉमन चाहिए तो 632 के बाद तो ये आगे जा ही नहीं रहा है, यानी मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा, 632 तक, या इसके बराबर हो पाएगा या तो इससे लेस हो पाएगा। यानी जो सीरीज है 23 51 79, ये बहुत से बहुत ज़्यादा जाएगा तो 632 के बराबर जाएगा या तो उससे छोटा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 632 के बाद पहला सीरीज ही खत्म हो गया। तो अब इसका आपको सम निकालना है, इसका सम निकालना है, इसका नया वाला का सम। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, Tn। Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को L भी बोलते हैं लास्ट टर्म। ये कितना है 23 है, 23। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमको नहीं पता है, n माइनस 1। डिफरेंस पता है कितना का, 28 का। लास्ट टर्म क्या है, 632 से बराबर है, 632 से छोटा, 632 के बराबर हो जाए या तो 632 से छोटा हो जाए, ये ऐसे है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 23 जाके इधर घट जाएगा, 12 में 3 गया तो 9, 11 में से 2 में से 2 गया 0, 609, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर कितना है, सॉरी ये डी की जगह पर आपका है 28। काट के देखते हैं, 28 दूना 56, 4 9 28 दूना 56, यानी 21 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 तो नहीं लग रहा पूरा, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा वो एग्जैक्ट नहीं पता है, पर 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 21 पॉइंट समथिंग n माइनस 1, यानी n का मानो क्या हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग। n जो है या तो 22 पॉइंट समथिंग से बराबर होगा, चाहे तो इससे छोटा होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। क्योंकि n तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो या तो 20 लेंगे, 21 लेंगे, 22 लेंगे, 23 लेंगे। तो 22 पॉइंट कुछ क्या होता है, अगर उसे छोटा लेना है तो क्या लेंगे, 22 ही लेंगे। ऐसे 21 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके 21 तो उससे फिर छोटा नंबर हो जाएगा। लास्ट पॉसिबल वैल्यू लेंगे हम, तो आपका n का मान क्या हो जाएगा 22। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ऐसे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। आपको a का वैल्यू पता है कितना, a का वैल्यू कहाँ था आपका 23, n क्या हो गया 22 और d क्या हो गया 28। चलिए तो n 22 है, 22/2 क्या होगा 22/2, 11 आएगा। अंदर में कोई भी नंबर है, अब 11 इंटू समथिंग करेंगे हम, तो 11 इंटू समथिंग करने का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 11 का गुणज हो जाएगा। तो 11 का गुणज कौन सा है, यहाँ देखिए 7 4 11 और यहाँ पे 1 माइनस 0, ये 11 का गुणज नहीं है। 6 5 11, 7 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 6 12, ये भी नहीं है। 7 6 13 और 9 4 13, डिफरेंस 0 हो रहा है, मतलब यही 11 का गुणज है, यानी यही आंसर हो जाएगा। यानी इतना करने के बाद हमको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सोल्यूशन करना चाहिए तो फिर हम सोल्यूशन कर देते हैं। n का मान आपका 22/2। 11 जब भी आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गुणज चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 2a, a का वैल्यू कितना है 23 है, तो 23 दूना 46। n का वैल्यू कितना है आपका 22 है, 22 माइनस 1 21, और d का वैल्यू है 28, ये 11 हो जाएगा। 46 प्लस 28 गुना 1 28, 28 गुना 56 और 2 58, 11,
इंटू क्या हो जाएगा 8 से 14, 8 से 14 हो गया और 58 और 4 62 1 63, 11 4 44, 4 11 से 33 4 37, 11 से 66 66 और 3 69, 6974 देखिए, ये देखिए 6974 नहीं था ये। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का गुना जाया था तो हमको गुना करने का जरूरत नहीं था, बस चेक करना था चाहिए था ऑप्शन से कि कौन सा 11 का गुना है, और आपका काम जल्दी हो जाता, टाइम बच जाता आपका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें टाइम लगने वाला था। चलिए अब 70 पे देखते हैं। कहता ए अकेले 12 दिनों में काम का 2/5 करता है। ए के बारे में बात कर रहा है, 12 दिन में 2/5, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, इसको उल्टा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2/5 काम 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, यानी एक काम कितने दिन में कर देगा 30 दिन में, यानी ये करने का लगेगा कितना 30। अब बी का बात करते हैं। कहता है क्या कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक है, मतलब ये 4 है तो ये कुशल 5 है, इफिशियंसी का रेशियो है ये, ठीक है। तो आप देखिए टोटल आपका काम कितना हो गया 30 100 120, 5 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा 24 दिन में, मतलब डी का टाइम कितना हो गया 24 आ गया। ए का टाइम 30 था तो बी का टाइम कितना आ गया 24 आ गया। अब सी और डी, सी अकेले 20 से 12 दिन कम समय वही काम करता है, तो ये 24 दिन में कर रहा है तो 12 दिन का मतलब 12 दिन लेगा, 24 - 12 12 होता है। फिर डी जो है सी से 25% कम कुशल है, 25% कम है, मतलब ये 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 100 है तो ये 75 हो जाएगा, मतलब काट के 4 3 आएगा। यहाँ पे 12 4 48 टोटल काम है, 3 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा 16 दिन में, यानी ये काम कर देगा 16 दिन में। तो अभी आप क्या निकाल पाए, ए बी सी और डी का टाइम निकाल लिए, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 240 आ जाएगा, 30 × 8 24 10 12 20 और 16 16 85। वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितना में पूरा होगा 8 10 18 सॉरी 20 10 30 30 10 40 5 45 45 8 53, यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 240/53। आंसर आपको 240/53 आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।